असंभव है। कीमत विभेदीकरण कब संभव नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और श्रम की बाजार पूर्ति निर्भर करती है, देखिए, जनसंख्या के आकार पर, आर्थिक विकास की स्थिति पर, जनसंख्या में श्रम शक्ति पर, सभी पर जनसंख्या रहेगा, आकार कैसा होगा, आर्थिक विकास की दर क्या है, सब पर निर्भर करती है। मार्शल के विश्लेषण के अंतर्गत जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता अध्ययनात्मक होती है तथा कम होती जाती है। जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तो क्या होगा? धनात्मक होगी तथा कम होती जाएगी। सीमांत उपयोगिता है कुल उपयोगिता में अतिरिक्त परिवर्तन। आ जाइए, उपभोक्ता की बचत का आधार है तटस्थता का वक्र सिद्धांत। सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। उद्घटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सैमुएलसन। प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम आती है, सैमुएलसन। लेकिन आपको रटना है, क्या कीजिएगा, आप तो विद्यार्थी हुए, आपको सब रट जाना है। जब सीमांत लागत गिरती है तो औसत लागत गिरती है, सीमांत लागत गिरेगी तो औसत लागत गिरेगी। और औसत लागत की हस्तांतरित आय कहा जाता है। औसत लागत को हस्तांतरण आय कहा जाता है क्योंकि इससे कम मिलने पर उत्पादन का साधन दूसरे श्रेष्ठ विकल्पों में हस्तांतरित हो जाता है। आइए, अर्थशास्त्र में उत्पादन है वस्तु सेवा में उपयोगिता का सृजन। उत्पत्ति के ह्रास मान नियम संबंधित है, अल्पकाल के लिए होता है। एक फर्म साम्य की स्थिति में तब होती है जब प्राप्त करे अधिकतम लाभ। साम्य की स्थिति में तब होगी जब उसको अधिकतम लाभ मिलेगा। पूर्ण प्रयोगिता सर्वोत्तम स्तर दीर्घकाल में उस बिंदु पर होता है। आगे आइए, नेक्स्ट देख लें। अल्पकाल में लाभ को अधिकतम करने हेतु एक फर्म को इतना उत्पादन करना चाहिए जिससे सीमांत आय तथा सीमांत लागत बराबर हो। भेदात्मक एकाधिकार संभव होता है जबकि दो बाजारों में मांगों की लोच में अंतर हो। लगान भूमि के उपज का वो भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्ति उपयोग के बदले दिया जाता है। ये कथन है रिकार्डो का। एक कर्मचारी की वास्तविक मजदूरी उस मुद्रा की क्रय शक्ति ही होती है। विशुद्ध ब्याज कहते हैं सकल ब्याज से कम होता है। विशुद्ध ब्याज सकल ब्याज से जाहिर सी बात है कम होगा। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है? अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। रॉबिन्स बोलते हैं तटस्थ वक्र विश्लेषण की अवधारणा का आरंभ किसने किया? एजबर्थ। कीमत में वृद्धि के कारण मांग में होने वाली गिरावट कहलाती है मांग में कमी। कीमत बढ़ेगी तो मांग तो कम हो जाएगी। निम्न में से कौन पूर्ति को प्रभावित करता है? तकनीकी ज्ञान। एक मांग वक्र नीचे की ओर गिरता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। आगे आइए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक के लेखक हैं रॉबिन्स। असंगत कथन अंकित कीजिए। रॉबिन्स के अनुसार असंगत सही कथन चुन लीजिए। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल सही। अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है। अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों है, लेकिन ये गलत है। आगे आइए, व्यष्टि तथा समष्टि शब्द का अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्टिगलर ने। उचित कथन अंकित कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है समस्त अर्थशास्त्र से होता है। समस्त अर्थशास्त्र से निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को साम्य विश्लेषण का जनक माना जाता है? वाल्रस को।
रटने वाला क्वेश्चन है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जबकि सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो, सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है जबकि तटस्थ वक्र का ढाल मूल्य रेखा के ढाल के समान होता है। मांग का संबंध कीमत पर है, मांग का संबंध कीमत पर है, कीमत होगा तभी तो मांग होगा। मांग का नियम कीमत जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग मांग होगा। मांग का नियम बताता है जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। बहुत आसान है, बस इसको समझना भी है, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा होना चाहिए। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में सामान्यतः उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है क्योंकि पैमाने की मितव्यताएं प्राप्त होती हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। पैमाने का विचार अति अल्पकालीन है, सॉरी ये गलत है, दीर्घकालीन है। पैमाने का विचार दीर्घकालीन है। एक उद्यमी दीर्घकाल में व्यवसाय में बना रहेगा जब तक वह निम्न शर्त पूरी करे। उत्पादन की परिवर्तनशील लागत बहुत महत्वपूर्ण है, इन सबको आप ध्यान में रखिए। फर्म के साम्य के लिए क्या आवश्यक है? फर्म के साम्य के लिए MR बराबर MC। इसको आप किताब में टेक्स्ट बुक आप जरूर पढ़िए। कॉन्सेप्ट को मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप जरूर कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और एकदम एग्जाम आपका करीब है तब आप 100 बार प्रैक्टिस कीजिए। ये इकोनॉमिक्स है, कॉन्सेप्चुअल है। आगे बढ़िए। लगान भूमि की भौतिक तथा विनाश शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया गया भुगतान है रिकॉर्डों का। भूमि के उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति होती है पूर्णतया बेलोचदार। पहले भी यह प्रश्न गुजर चुका है। रिकॉर्डों के अनुसार लगान उस समय उत्पन्न होता है जबकि समस्त भूमि उपजाऊ हो, भूमि की पूर्ति लोचदार हो, भूमि गतिशील हो। उपरोक्त में से कोई नहीं, सब गलत है, यानी इसका उल्टा सही हो जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान उत्पन्न होता है साधन की सीमितता के कारण। आर्थिक लगान तथा कुल लगान में आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग है। लगान का एक भाग ही तो है आर्थिक। आर्थिक लगान होता है एक अतिरेक लागत नहीं। आर्थिक लगान की कुल लगान का एक अंक किस अर्थशास्त्री ने कहा? रिकॉर्डो ने। रट जाइए इसको। आभास लगान का सूत्र है TR माइनस TVC। रटना है, ये फॉर्मूला है TR माइनस TVC। आभास लगान का संबंध होता है अल्पकाल से। देख लीजिएगा किसका संबंध अल्पकाल से है और किसका लंबे काल से है। वास्तविक मजदूरी का आशय है श्रमिक द्वारा प्राप्त मौद्रिक मजदूरी, ये भी गलत। श्रमिक द्वारा प्राप्त मजदूरी प्लस बोनस, श्रमिक द्वारा प्राप्त मौद्रिक मजदूरी माइनस बोनस। उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे आइए। नाम मात्र मजदूरी से आशय है जो मजदूरी मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, नॉमिनल वेज। मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया वाकर ने। वाकर साहब। वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाला कारक है सब कार्य का स्वभाव, अतिरिक्त सुविधाएं, मुद्रा की क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। इसको नोट भी कर लीजिएगा और उसके बाद आप याद कीजिएगा। मजदूरी को सिद्धांत का प्रतिपादन किया जेम्स मिल, बहुत महान अर्थशास्त्री हैं। कुल ब्याज में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? कुल ब्याज में जोखिम का भुगतान, असुविधा का भुगतान और विशुद्ध ब्याज सब सम्मिलित होगा। उपरोक्त सभी। विशुद्ध ब्याज का अभिप्राय है पूंजी के प्रयोग के बदले में किया जाने वाला भुगतान। लग जाइए। ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत मुद्रा को केवल मानता है, विनिमय का माध्यम मानता है। ब्याज का परंपरा सिर्फ मानता है एक्सचेंज। ऋण योग कोष की मांग में सम्मिलित होता है। उपभोग, विनियोग, संचय तीनों होता है। ऋण योग कोष की पूर्ति में सम्मिलित होता है। बचत, विनियोग,
बैंक साख, अविनियोग, असंचय, बचत। इन दोनों क्वेश्चन को जो ऊपर गया और अभी इनको रट जाइएगा। ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, पहले भी गुजरा है ये केन्स ने। ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत